सुप्रभात छात्रों। आज कक्षा 9 के छात्रों को हिंदी विषय में मंत्र कहानी पर चर्चा की जाएगी। जैसा कि पिछले दिनों मैंने प्रेमचंद जी का जीवन परिचय बताया था आपको, आज इस कहानी पर चर्चा की जाएगी। जिसमें मैंने बताया था कि प्रेमचंद जी की बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है, जिसमें उन्होंने उच्च एवं निम्न स्थिति के भेदभाव पर आधारित इस कहानी को लिखा है, जिसमें लेखक ने विरोधी घटनाओं, परिस्थितियों और भावनाओं का चित्रण करते हुए कर्तव्य बोध का मार्ग बताया है कि मनुष्य को हमेशा अपने कर्तव्य का भान होना चाहिए, कर्तव्य को याद रखना चाहिए। कहानी की शुरुआत होती है कि संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा, इसके प्रमुख पात्र में आते हैं डॉक्टर चड्ढा है, एक भगत नाम का बुढ़ा होता है, डॉक्टर का लड़का कैलाश है, उसकी प्रेमिका मृणालिनी है। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए जा रहे थे। मोटर कार सामने खड़ी थी। दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली देखे होंगे आप, गांव में पहले चलती थी, जिसको पीछे से 2-4 आदमी कंधे पर लेकर के चलते थे, जब साधन नहीं हुआ करते थे। डोली के पीछे बूढ़ा लाठी टेकता आ रहा था। डोली डॉक्टर साहब के औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे से आकर के द्वार पर पड़ी चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए उसे डर लग रहा था कि कोई भुड़क न दे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़ा देखकर भी उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। डॉक्टर साहब ने कहा, क्या चाहते हो? बुढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूं, ये लड़का कई दिनों से बीमार है। डॉक्टर साहब सिगार सुलगाते हुए कहते हैं, कल सवेरे या न सवेरे, इस वक्त मेरा मरीजों को देखने का वक्त नहीं है। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई सरकार की, लड़का मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं खोली। लेकिन डॉक्टर साहब अपनी कलाई पर घड़ी देखते हैं। उनको खेलने जाना था, गोल्फ खेलते थे, 10 मिनट बाकी था, और खूंटी से गोल्फ उतारते हुए कहते हैं, कल सवेरे आना, यह मेरे खेलने का वक्त है। तभी बूढ़े ने अपनी पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर, एक निगाह देख लीजिए, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर, 7 लड़कों में यही एक बचा हुआ है। हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। सरकार आपकी बढ़ती हो, दीन बंदी। किसी भी इंसान की सबसे बड़ी इज्जत उसकी पगड़ी होती है। जब किसी के सामने सिर झुका देता है, पगड़ी अपनी रख देता है, समझो अपनी इज्जत को नीलाम कर रहा है। लेकिन डॉक्टर कहा जाता है कि वह भगवान का रूप होता है, भगवान का प्रतिनिधि होता है, लेकिन डॉक्टर चड्ढा को अपने कर्तव्य का बोध नहीं था। कहानी आगे बढ़ती है। डॉक्टर साहब तो एक बार मुंह फेर कर भी नहीं देखते हैं। उनकी मोटर चली गई। बुढ़ा वही निश्चल खड़ा रहा। इसके बाद कहारों ने डोली उठाई और वापस जिधर से डोली आई थी उधर को चली गई। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से विदा हो गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर वे जीते थे। दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भाए करने लगती है। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार में अंतरस्वर से रोने लगती है। इस घटना को कई साल गुजर जाते हैं। डॉक्टर साहब ने खूब पैसा भी कमाया था। 50 साल की उम्र में भी उनके सामने युवक भी लज्जित हो जाए, ऐसे अपने आप को मेंटेन किए हुए थे।
फिर एक दिन उनका लड़के का नाम कैलाश से उसका जन्मदिन की एक पार्टी रखी हुई थी। जन्मदिन का समारोह मना रहे थे डॉक्टर साहब। उसी में लेखक लिखता है कि संध्या का समय था, हरी घरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस हुक्राम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठकर भोजन कर रहे थे। बिजली से के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रहसन नाटक खेलने का भी प्रसंग था, जिसको कैलाश ने ही लिखा था। लेकिन इसी समय एक घटना क्या होती है, कैलाश को सांप पालने का शौक था। इसको सांप पालने का शौक था, तो दोस्तों ने कहा कि तुम सांप के बारे में बहुत चर्चा करते हो, तुम चलो सांप को दिखाओ। जहां वो जिस कोठरी में सांपों को रखा था उसी तरफ भीड़ चल देती है। उसकी प्रेमिका थी मृणाल, वो भी जो है कैलाश से कई बार जिद कर चुकी थी कि तुम जो अपने सांपों को दिखाओ। लेकिन कैलाश टाल देता है कि आज भीड़ भाड़ ज्यादा है, किसी दूसरे दिन दिखा देंगे। इसी पर उसकी प्रेमिका कहती है तुम दिखाना ही नहीं चाहते हो, उसकी बात कैसे टाल सकता है। फिर मित्रों ने भी तंज कसना शुरू कर दिया। कोठरी में ले जाता है, तभी किसी मित्र ने कहा कि अरे सांपों के दांत तोड़ दिए। तो कहा कि अरे ये सब काम तो मदारियों के होते हैं। सबसे जहरीले गेहूं सांप को अपने हाथ से पकड़ करके उठाता है और दांत दिखाने के प्रयास में इतना तेजी से उसके मुख को पकड़ लेता है कि सांप को भी लगता है कि आज विपरीत व्यवहार हो रहा है। वह अपने आत्मरक्षा में जो है तैनात हो जाता है और मौका मिलते ही कैलाश को डस लेता है, काट लेता है। चारों तरफ जो है कोहराम मच जाता है, हर सभी लोग घबरा जाते हैं। लेकिन कुछ समय में भी आधे घंटे के अंदर ही कैलाश की स्थिति बिगड़ती चली जाती है। उसकी आंखें पथरा जाती है, हाथ पांव ठंडे हो जाती है, उसके मुख की कांति भी मलिन पड़ जाती है, नाड़ी का आता पता नहीं है। मौत के सारे लक्षण नजर आने लगते हैं। घर पे कोहराम बसता है। मृणालिनी ये तो सिर पटकने लगती है कि माँ पछाड़े खाने लगती है। डॉक्टर साहब को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नस्तर अपने गर्दन पर मार लेते। तभी कई लोग आए थे, किसी ने झाड़ फूक को, किसी हकीम को, सबने जो राय दिया वैसा किया गया। तभी एक मित्र एक झाड़ फूक वाले को बुलाते हैं। वो कैलाश को देख करके वो अपनी मंत्र चलाने की हिम्मत नहीं करता है और बोलता है अब क्या हो सकता है, सरकार जो होना था हो चुका। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता जो होना था न हुआ। यह क्यों नहीं कहता जो कुछ न होना था वही हुआ। जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा। मृणालिनी का कामना तरु का पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था वह पूरे कहाँ हुए। जीवन की नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो न होना था वही। आगे कहानी बढ़ती है। शहर से कुछ दूरी पर जो है एक बुढ़ा और बुढ़िया अंगीठी, जाड़े की रात थी, अंगीठी के सामने बैठकर रात काट रहे थे। तभी एक आदमी ने आवाज दी कि अरे भगत सो गए हो क्या, किवाड़ खोलो। भगत किवाड़ खोलता है। उस आदमी ने अंदर आकर के कहा, सुना है डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। तब बुढ़ा कहता, वही डॉक्टर बाबू ने जो छावनी में रहते हैं। हाँ वही, पूरे शहर में हल्ला मचा हुआ है।
तभी बूढ़ा कठोर भाव से कहता है, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। वही चड्ढा बाबू है, खूब जानता हूँ। भैया को लेकर के उसके पास गया था, खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा। एक नजर उठाकर देख लिए, मगर सीधे मुंह बात तक नहीं किया था। आगे कहता है, भगत भगवान बड़ा कारसाज होता है। और उसके आंखों से आंसू निकल पड़े। डॉक्टर ने तनिक भी दया नहीं की थी। मैं उसके द्वार पर भी होता तब भी उसको मैं पूछता। आगे भगत कहता है, अच्छा किया परमात्मा ने, कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई और लड़का भी ठंडा हो गया। तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊंगा, चैन की नींद सोऊंगा। लेकिन भगत को जो है, जो कर्तव्य बोध था, बार बार याद आ रहा। उसके मन में यही आ रहा था कि उसने मेरे बच्चे को जो है एक निगाह उठाकर देखा भी कि नहीं था। लेकिन उसका जो कर्तव्य बोध था वो बार बार उसे चेतावनी दे रहा था, उसे सचेत कर रहा था। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि भगत ने जो है सांप काटने की बात सुनी हो और गया ना हो। इसलिए उसके अंदर मन में बेचैनी हो रही थी। फिर धीरे से उठता है और भगत जो है डॉक्टर चड्ढा की हवेली की तरफ चल देता है। डॉक्टर साहब के द्वार पर जाकर के आवाज देता है, डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया है। उन्होंने और दूसरा समय होता तो दुत्कार भी देते, मगर आज बाहर आए और देखा कि एक बुढ़ा खड़ा है, कमर झुकी हुई है, पोपला मुंह है, भौहें सफेद हो चुकी हैं, लकड़ी के सहारे कांप रहा था। नम्रता से बोले, भाई आज तो हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत पड़ी है, कुछ कहते नहीं बनता, कभी और आना, 1 महीने तक शायद कोई मरीज भी न देख पाऊं। भगत कहता है, सुना हूं बाबू, भैया कहाँ है, मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज होता है, मुर्दों को भी जिला सकता है, कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। दुखी स्वर से जो है चड्ढा कहते हैं, 3-4 घंटे हो गए हैं, जो कुछ होना था हो चुका है। बहुत से लोग झाड़ने फूकने वाले देख करके चले गए। बूढ़ा लड़के को देखता है और मुस्कुरा के बोलता, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कहारों से कहिए पानी भरे। सांप के मंत्र में जनरली होता है कि पानी से जो है शरीर को नहलाया जाता है, जिससे जो है जहर का असर कम किया जा सकता है, ठंडे से बताते हैं। लड़के को जो है उसके मंत्र से जो है होश आ जाता है। लड़का उनका बच जाता है। सभी मित्रगण जो है चारों तरफ से आकर के मुबारकबाद देने लगते हैं। डॉक्टर साहब श्रद्धा भाव से भगत का यश गाते फिरने लगते हैं। डॉक्टर साहब वहीं से आग मांग करके चिलम पी रहा था और चुपचाप वहां से चल गया। मेहमानों के चले जाने पर डॉक्टर साहब ने अपनी पत्नी से कहा कि बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तम्बाकू का भी रवादार नहीं हुआ। डॉक्टर चड्ढा अपने मन में सोचते हैं कि मैंने तो अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैंने उसे रात में ही पहचान लिया था। रात को तो नहीं पहचाना, पर अब मुझे याद आ रहा है कि एक बार वह एक मरीज लेकर आया था। मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात आकर मुझे बहुत ग्लानि हो रही है, उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिर करके अपना अपराध का क्षमा मांगूंगा। वह कुछ नहीं लेगा, मैं जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। छात्रों,
यही जो है इस कहानी का सार है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य के विमुख नहीं होना चाहिए। आप लोग इसमें जो व्याख्या दी गई है गद्यांश की, गद्यखंड की, उसको आप लोग कर लोगे। 5 व्याख्याएं हैं जिसमें आप, मैं बता दे रहा हूं जो लिखना है, ख और ग वाली व्याख्या को आप लोग अपने किताब से कर लेंगे और काम करते जाइए। जीवन परिचय भी मैंने उनका बताया था, उसको भी करिएगा। आगे दूसरा पार्ट जो है अगले दिन पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।